ये साल होता है 2154 जब एक स्पेसशिप अंतरिक्ष में ट्रैवल करते हुए एक दूसरे ग्रह की तरफ बढ़ रहा होता है जिसका नाम पेंडोरा है। क्योंकि धरती पर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे वे अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, इसीलिए यह स्पेसशिप पेंडोरा ग्रह की तरफ जा रहा है जहां रिसोर्सेज का भंडार है। इस स्पेसशिप को धरती से चले हुए 6 साल बीत चुके हैं। तभी उसके अंदर एक आदमी की नींद खुलती है जो पिछले 6 सालों से स्लीपिंग चैम्बर में सो रहा था, जिसका नाम जैक सली है। वह बताता है कि वह धरती पर नौसेना में काम करता था, लेकिन एक युद्ध के दौरान उसने अपने दोनों पैरों को गंवा दिया। जैक कहता है कि वह इस मिशन का हिस्सा नहीं था। दरअसल उसका भाई टॉमी जो एक साइंटिस्ट था वह इस मिशन पर आना चाहता था, लेकिन मिशन शुरू होने से एक हफ्ते पहले एक शख्स ने टॉमी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन कंपनी ने उस पर बहुत खर्चा किया था, इसीलिए वे चाहते थे कि इस मिशन पर टॉमी की जगह उसका भाई जाए, क्योंकि इन दोनों का डीएनए सेम था। अब ये लोग एक आधुनिक प्लेन से पेंडोरा ग्रह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन प्लेन से उतरने से पहले उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि पेंडोरा का वातावरण इंसानों के अनुकूल नहीं है, इसीलिए उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहने रखना होगा। अब जब सभी लोग प्लेन से उतरते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें और रोबोट्स काम कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे सैनिक भी होते हैं जो पृथ्वी पर रहकर अपने देश के लिए लड़ा करते थे, लेकिन यहाँ ये सभी लोग बस गुलाम हैं जो पैसे लेकर कंपनी के लिए काम करते हैं। जिसके बाद यहाँ के सिक्योरिटी हेड कर्नल माइल्स को दिखाया जाता है, जो सभी सैनिकों को बताते हैं कि इस ग्रह पर उनके चारों तरफ बहुत ही खतरनाक जीव रहते हैं जो एक ही पल में उनकी जान ले सकते हैं, इसीलिए उन सभी को चौकन्ना रहना होगा। अब जब जैक रिसर्च लैब के अंदर जाता है तो वहाँ उसे उसके भाई का दोस्त मिलता है जिसका नाम नॉर्म है, जो उसे उसका अवतार दिखाता है, जिन्हें पेंडोरा में रहने वाले लोगों और इंसानों के डीएनए से मिलाकर बनाया गया है, जो इस ग्रह पर रहने वाले लोगों की तरह ही दिखते हैं, जिन्हें नावी कहा जाता है। दरअसल इन अवतारों को इंसानी दिमाग से कंट्रोल किया जाता है, जो साइंस का एक अद्भुत नमूना है। तभी जैक वहाँ डॉक्टर ग्रेस से मिलता है जो इस अवतार प्रोग्राम की हेड हैं, और वे इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि टॉमी की जगह उसका भाई ले, क्योंकि वह इस ग्रह पर रहने वाले लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसीलिए वे इस कंपनी के हेड पार्कर के पास जाती हैं और कहती हैं कि मुझे किसी फौजी की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे एक साइंटिस्ट चाहिए। पार्कर कहता है कि हम लकी हैं कि टॉमी का एक जुड़वा भाई भी है जो एक सैनिक के रूप में हमारे काम आ सकता है। पार्कर कहता है कि अगर हमें यहाँ के लोगों का भरोसा जीतना है तो उनके जैसे दिखना होगा, उनके जैसे बोलना होगा, लेकिन यहाँ दिन व दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ग्रेस कहती है कि अगर तुम उन पर मशीन गन चलवाओगे तो यही अंजाम होगा। जिसके बाद पार्कर उसे एक पत्थर दिखाता है जिसे वे अनऑप्टेनियम कहते हैं, जिसकी माइनिंग करने के लिए ही वे यहाँ हैं। ये पत्थर इतना कीमती होता है कि इसके 1 किलो वजन की कीमत धरती पर 100 करोड़ रुपए है, जिसे बेचकर वे इस मिशन का खर्च चलाते हैं। लेकिन इस ग्रह के लोग नहीं चाहते कि कोई भी इंसान उनकी धरती को बर्बाद करे, इसीलिए पार्कर डॉक्टर ग्रेस से जल्द कोई हल निकालने के लिए कहता है। जिसके बाद जैक को उस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है जिसे लिंक फॉर्म कहा जाता है, जिसकी मदद से जैक अपने अवतार से जुड़ जाता है। जब वह जागता है तो अपने आप को एक नए शरीर में पाता है जिसे नावी कहते हैं। जैक इस नए शरीर में आकर बहुत खुश होता है, अब वह अपने पैरों पर भी खड़ा हो सकता है। डॉक्टर उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं, लेकिन जैक उस जगह से निकलकर बाहर आ जाता है और पूरी रफ्तार से दौड़ने लगता है, क्योंकि ये उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। तभी डॉक्टर ग्रेस उसके पास आती हैं जो जैक को इस अवतार में देखकर काफी खुश होती हैं। अब जब रात होती है तो सभी अवतार को सोने के लिए कहा जाता है, और जैसे ही वे सोते हैं तो सभी लोग अपने इंसानी शरीर में वापस आ जाते हैं, यानी कि जैक की दुनिया अब उल्टी हो चुकी है। जब वह सोता है तो दूसरी दुनिया में जागता है, और जब यहाँ जागता है तो वह इंसानी दुनिया में सो जाता है। तभी जैक को कर्नल के पास ले जाया जाता है, जो उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारे पिछले रिकॉर्डों को देखा है, तुमने कई सारी खतरनाक जंगें लड़ी हैं, लेकिन ये जंग बिल्कुल अलग तरह की है। दरअसल कर्नल को इस प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह जल्द से जल्द इस मिशन को खत्म करके वापस पृथ्वी पर लौटना चाहता है। इसीलिए वह जैक से कहता है कि तुम्हें पेंडोरा के लोगों का भरोसा जीतकर उनके तौर तरीके सीखने होंगे, और तुम मुझे बताओगे कि उन्हें कैसे हराया जा सकता है। अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हारे असली टांगे ठीक करवा दूंगा। जैक इस काम के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद जैक डॉक्टर ग्रेस और उनके एक साथी नॉर्म रिसर्च के लिए जंगलों के बीच में जाते हैं, जहाँ पहली बार जैक कुछ अजीब तरह के जीव देखता है। जब डॉक्टर ग्रेस कुछ सैंपल ले रहे होते हैं तभी जैक वहाँ से थोड़ा आगे चला जाता है, जहाँ पे बहुत ही सुंदर दिखने वाले कुछ पौधों को देखता है, और जैसे ही वह उन्हें छूने की कोशिश करता है वह पौधा वहाँ से गायब हो जाता है। जैक को ये करना अच्छा लगता है और वह सभी पौधों को छूने लगता है। तभी उसके सामने एक बहुत विशाल और खूंखार जानवर आ जाता है जो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जैक उस पर गोली चलाने वाला ही होता है कि तभी ग्रेस उसे ऐसा करने से मना करती है। जिसके बाद जैक उस जानवर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और वह जानवर डर के
के मारे पीछे हट जाता है। जैक को लगता है कि ये जानवर उससे डर गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दरअसल उसके पीछे एक और बहुत ही खतरनाक जानवर होता है जिसे देखकर ये जानवर डरा हुआ होता है। जिसके बाद ग्रेस जैक को वहां से भागने के लिए कहती है। जैक अपनी पूरी ताकत से जंगल में भागना शुरू कर देता है और वह उस खतरनाक जानवर से अपनी जान बचाने के लिए झरने में कूद जाता है, जहाँ वह जंगली जानवर नहीं आ सकता। अब जैक इस जंगल में अकेला है और उसके सभी साथी उससे बिछड़ चुके हैं। तभी पेड़ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम निटीरी है और वह जैक पर हमला करके उसे मारने ही वाली होती है कि तभी एक अजीब सी उड़ने वाली चीज उसके धनुष पर आकर बैठ जाती है, जिसके बाद निटीरी उसे नहीं मारती है। वहीं जैक के साथियों को लगता है कि अब जैक शायद मर चुका है, इसीलिए वे वापस अपने बेस पर लौट जाते हैं। लेकिन जैक को इस जंगल में भटकते हुए रात हो जाती है और उसके चारों तरफ जंगली जानवर आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वह आग जलाता है और उन्हें भगाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। तभी वहां निटीरी आ जाती है जो अपने तीर से इन जानवरों को मारकर वहां से भगा देती है और जैक को बचा लेती है। अब जब निटीरी वहां से जाने लगती है तो जैक उसके पीछे आने लगता है। निटीरी उसे वापस लौटने के लिए कहती है, लेकिन जैक कहता है कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी तरह लड़ना सीखना चाहता हूँ। निटीरी कहती है कि तुम्हें लड़ना नहीं सिखाया जा सकता क्योंकि तुम्हें कुदरत नहीं देख सकती। तभी सफेद रोशनी करने वाली वह चीज एक बार फिर से जैक के पूरे शरीर से चिपक जाते हैं। जब जैक उन्हें हटाने की कोशिश करता है तो निटीरी उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। वह बताती है कि ये पवित्र आत्माओं के पेड़ के बीज हैं और इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। जिसके बाद निटीरी उसे अपने साथ ले जाती है, लेकिन तभी वहाँ निटीरी के कबीले के कुछ लोग आ जाते हैं जो जैक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन निटीरी उन्हें अपनी भाषा में कुछ समझाती है और वे उसे बांधकर अपने कबीले के मुखिया यानी कि निटीरी के पिता के पास ले जाते हैं। जैक उनसे कहता है कि वह उनके साथ रहकर यहाँ के तौर तरीके सीखना चाहता है। निटीरी के पिता नहीं चाहते कि वे किसी आसमानी नावी को कुछ सिखाएं। तभी वहाँ निटीरी की माँ आती है जो एक धर्मगुरु है और वह जैक का खून चक्कर बताती है कि उसकी आत्मा पवित्र है, इसीलिए उसे नावी के रीति रिवाज सिखाने का जिम्मा निटीरी को सौंप दिया जाता है और जैक को उनके परिवार में शामिल कर लिया जाता है। जिसके बाद वे सोने चले जाते हैं और जैक इंसानी शरीर में वापस आ जाता है। जैक सभी लोगों को बताता है कि उसे उनके परिवार में शामिल कर लिया गया है और वे उसे सिखाएंगे कि एक अच्छा नावी कैसे बनते हैं। तभी पार्कर उसे बताता है कि जिस गांव में नावी प्रजाति के ये लोग रहते हैं उस गांव के चारों तरफ अनोप्टेनियम का भंडार है जो 200 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, इसीलिए उन्हें गांव खाली करवाकर उस कीमती चीज को वहां से निकालना होगा। जैक कहता है कि उस गांव को खाली करवाना आसान नहीं है। जिसके बाद कर्नल कहता है कि गांव खाली करवाने के लिए तुम्हारे पास 3 महीने का समय है, इसके बाद वे अपना तरीका अपनाएंगे। अब एक बार फिर से जैक उस गांव में जाता है जहां निटीरी उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है, जहां जैक नई नई चीजें सीखना शुरू कर देता है। निटीरी उसे जानवरों की सवारी करना सिखाती है, उसे अपनी भाषा बोलना सिखाती है और जंगली जानवरों का शिकार करना सिखाती है और साथ ही ये भी सिखाती है कि पेड़ों पर कैसे चला जाता है। और कुछ ही दिनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद जैक उनकी सारी कलाओं को सीख लेता है। तभी एक दिन निटीरी कहती है कि तुम नावी बनने के लिए तैयार हो। दरअसल जब इस कबीले में किसी को नावी यानी कि एक योद्धा बनाया जाता है तो उसे एक पक्षी चुनने के लिए दिया जाता है जिसे इकरान कहते हैं, जो एक बहुत बड़ा पक्षी होता है जिस पर बैठकर नावी आसमान में उड़ते हैं। लेकिन कोई भी योद्धा अपने पूरे जीवन में केवल एक ही इकरान को चुन सकता है। अब जितने भी नावियों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली होती है उन्हें अपने इकरान चुनने के लिए एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर ले जाया जाता है जो हवा में लटके हुए पहाड़ों से बनी है। अब ये सभी लोग उस खतरनाक रास्ते से होते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहां इकरान होते हैं। निटीरी भी अपने इकरान पर बैठकर वहां आ जाती है। जिसके बाद जैक को अपना इकरान चुनने के लिए सबसे पहले भेजा जाता है। निटीरी भी उसके साथ जाती है और उसे बताती है कि इकरान चुनने के लिए उसे केवल एक मौका मिलेगा और जो भी इकरान उसे चुनेगा वह उस पर हमला करेगा। तभी जैक को उसका इकरान मिल जाता है। वह उस पर हमला करता है लेकिन जैक उसे अपने काबू में करके उसके ऊपर बैठ जाता है और उसे लेकर उड़ना शुरू कर देता है। दरअसल इस पक्षी को अपने मन से कंट्रोल करना होता है और कुछ ही देर में जैक उसकी सवारी करना सीख लेता है। तभी निटीरी भी अपना इकरान लेकर उसके पास आ जाती है और अब वे दोनों आसमान में उड़ान भरना शुरू कर देते हैं। अब जैक पूरी तरह से एक नावी बन चुका है। उसने वह सब कुछ सीख लिया है जो एक नावी को सीखना चाहिए। तभी एक दिन जब निटीरी और जैक उड़ान भर रहे होते हैं तो एक बहुत बड़ा पक्षी आकर उन पर हमला कर देता है, जिससे बचकर वे दोनों वहां से भागने लगते हैं और उस बड़े से पक्षी से अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में जाकर छिप जाते हैं। निटीरी बताती है
कि इस पक्षी का नाम तोरुक है, जो बहुत ही शक्तिशाली है और इतिहास में केवल 5 बार ऐसा हुआ है जब किसी ने उसकी सवारी की हो। नीट्री कहती है कि उसके परदादा के परदादा ने इसकी सवारी की थी जब यहाँ के हालात बहुत खराब थे, लेकिन तुरुक की सवारी करने के बाद सभी कबीलाई लोग एक हो गए थे। अब जब जैक अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वापस लौटता है तो सभी कबीलाई लोग उसे अपने परिवार में शामिल कर लेते हैं और अब वह उनमें से एक है। जिसके बाद नीट्री जैक को एक बहुत ही खूबसूरत और पवित्र जगह लेकर जाती है जहाँ उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। दरअसल इस पेड़ को वे आवाजों का पेड़ कहते हैं, जिनसे जुड़कर वे अपने पूर्वजों की आवाजें सुन सकते हैं। जैक भी ये आवाजें सुन सकता है। नीट्री कहती है कि अब तुम पूरी तरह से एक नाभी हो और हम में से एक हो, इसीलिए तुम इस कुलवृक्ष की लकड़ी से अपना धनुष बना सकते हो और अपने लिए एक औरत चुन सकते हो। जैक कहता है कि मैंने पहले ही अपने लिए एक औरत को चुन लिया है और अब उस औरत को भी मुझे चुनना होगा। नीट्री कहती है कि वह भी उसे चुन चुकी है। जिसके बाद वे एक दूसरे को किस करते हैं और हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। अब जब अगली सुबह वे दोनों सो रहे होते हैं तो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आकर चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देती हैं और वे उनके उस पवित्र वृक्ष को भी गिरा देती हैं। नीट्री जैक को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह अभी उस मशीन से बाहर होता है, इसीलिए वह अपने अवतार से जुड़ा हुआ नहीं होता है। जिसके थोड़ी देर बाद वह जाग जाता है और उन मशीनों को वहां देखकर उन पर हमला कर देता है और उनके कैमरास को तोड़ देता है, लेकिन तभी कुछ सैनिक उस पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद जैक और नीट्री वहां से भाग जाते हैं। दरअसल कर्नल ने जैक को गांव खाली करवाने के लिए 3 महीने का जो समय दिया था वह अब खत्म हो चुका है, इसीलिए वह उन गांव वालों पर हमला करने जा रहा है। जिसके बाद नीट्री और जैक सभी कबीले वालों के पास पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि उनके गांव पर हमला होने वाला है, इसीलिए उन्हें ये गांव खाली करना होगा। वहीं कर्नल को जब ये पता चलता है कि जैक ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी तो वह गुस्से से भर जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां उन्हें लिंक मशीन के अंदर रखा गया था। जिसके बाद वह उस मशीन को बंद कर देता है। जिसके बंद होते ही जैक और ग्रेस अपने अवतार से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और इंसानों की दुनिया में वापस आ जाते हैं, जहां डॉक्टर ग्रेस उन्हें समझाती है कि जिन पेड़ों को उन्होंने गिराया है वे यादों का भंडार थे, जिनकी मदद से नावी इस पूरी दुनिया से संपर्क करते थे। इसीलिए तुम्हें उनके गांव पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें सभी बेकसूर लोग मारे जाएंगे, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। अब काफी रिक्वेस्ट करने के बाद पार्कर उनकी बात मान जाता है और उन्हें गांव खाली करवाने के लिए 1 घंटे का समय देता है। जिसके बाद एक बार फिर से वे मशीन के अंदर जाते हैं और अपने अवतार से जुड़ जाते हैं। अब जैक उन्हें बताता है कि आसमानी लोग अपने बड़े बड़े हथियारों के साथ उन पर हमला करने आ रहे हैं, इसीलिए उन्हें ये गांव खाली करना होगा। इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। जैक कहता है कि मुझे इसीलिए यहाँ भेजा गया था ताकि मैं तुम सभी का भरोसा जीत सकूं और गांव खाली करवा कर मैं उनकी मदद कर सकूं। जब नीट्री ये सुनती है तो वह शॉक्ड हो जाती है। वह जैक से पूछती है कि क्या तुम पहले से जानते थे कि ये होने वाला है? जैक कहते थे कि हाँ, लेकिन अब मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और अब मैं यहाँ के लोगों से और इन जंगलों से प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी बात पर भरोसा करना होगा। लेकिन ये सुनने के बाद नीट्री को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह जैक से कहती है कि तुम कभी हम में से एक नहीं थे, तुमने हमें धोखा दिया है। जिसके बाद कबीले का सरदार जैक और ग्रेस को बंदी बना लेते हैं और आसमानी लोगों के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान करते हैं। वहीं कर्नल अपने बड़े बड़े जंगी जहाज लेकर उनके गांव में पहुंच जाता है, जो उस विशाल पेड़ को गिराने आया है, जिसके नीचे ऑप्टेनियम का भंडार है और ये पेड़ इन सभी कबीले वालों का घर भी होता है, जिसके अंदर ये सभी लोग रहते हैं। लेकिन जब वह जैक और ग्रेस को बंधा हुआ देखता है तो वह समझ जाता है कि बातचीत से कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद वह मिसाइल से उस पेड़ पर हमला करवा देता है, जिसे देखकर सभी कबीलाई लोग डर जाते हैं और वहाँ हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। दरअसल कर्नल की नजर में ये लोग बस कीड़े मकोड़ों की तरह थे, जिन्हें भगाने के लिए वह उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ता है। जिसके बाद सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी नीट्री की माँ जैक के पास आती है और उनकी रस्सियों को खोल देती है। वह कहती है कि अगर तुम हम में से एक हो तो हमारी मदद करो। वहीं लगातार हमला करने की वजह से वह विशालकाय पेड़ गिरना शुरू हो जाता है, जिसके नीचे दबकर कई सारे नाबीज मारे जाते हैं और इस हमले में नीट्री के पिता की भी जान चली जाती है। जब जैक वहां आता है तो नीट्री उसे वहां से जाने के लिए कहती है और यहाँ कभी वापस न आने के लिए कहती है। वहीं कर्नल के कुछ लोग वहां पहुंचकर जैक और ग्रेस को उस मशीन से निकालकर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। जब ये लोग एक रूम में बंद होते हैं तो तभी वहां जैक की एक दोस्त आती है, जो एक महिला पायलट है, और सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करके उन्हें उस जगह से निकाल कर ले जाती है। जब कर्नल उन्हें वहां से जाते हुए देखता है तो वह उन पर गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन ये लोग यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस हमले में ग्रेस को एक गोली लग जाती है। जिसके बाद ये लोग अपने स्लीपिंग चैम्बर को लेकर एक ऐसी
जगह पहुंच जाते हैं जहां कर्नल और उसकी आर्मी ना पहुंच सके। अब जैक एक बार फिर से उस मशीन के अंदर जाता है और अपने अवतार से जुड़ जाता है, और जब वह जागता है तो उसके चारों तरफ बर्बादी का मंजर होता है। वह जानता है कि कबीले के लोग अब उस पर भरोसा नहीं करते। उसे अपनी वफादारी साबित करने के लिए उन्हें कोई ठोस सबूत देना होगा। तभी वहां उसका एक रान पक्षी आ जाता है, जिसे लेकर वह आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। तभी वह अपने नीचे टोरुक को उड़ते हुए देखता है, जो पेंडोरा ग्रह का सबसे ताकतवर पक्षी है। जैक जानता है कि उसे कबीले के लोगों का भरोसा जीतने के लिए क्या करना है, जिसके बाद वह टोरुक के ऊपर छलांग लगा देता है। वहीं नावी के लोगों को दिखाया जाता है जो आत्माओं के वृक्ष से प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी वे अपनी तरफ टोरुक को आते हुए देखते हैं, जिसे देखकर वे सभी लोग डरने लगते हैं। लेकिन जब वे देखते हैं कि जैक उसकी सवारी कर रहा है तो सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज से पहले सिर्फ 5 लोग ही टोरुक की सवारी कर पाए हैं। जिसके बाद सभी को भरोसा हो जाता है कि जैक उनमें से एक है, और नीटरी भी उसे माफ कर देती है। जिसके बाद जैक ऐलान करता है कि हम आसमानी लोगों को अपनी जमीन नहीं छीनने देंगे, इस जमीन पर सिर्फ हमारा अधिकार है। वे सभी मिलकर उनके खिलाफ जंग लड़ेंगे और उन्हें खदेड़कर वापस उनकी दुनिया में भेज देंगे। जैक कहता है कि सभी कबीलाई वालों से कह दो कि उन्हें तोरुक मकदू ने बुलाया है। दरअसल तोरुक मकदू उसे कहा जाता है जो तोरुक की सवारी करता है, लेकिन वह अपनी दोस्त डॉक्टर ग्रेस को खो देता है, जो गोली लगने की वजह से जख्मी हो चुकी थी। वहीं जैक का ये संदेश दूसरे कबीलाई लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी नावीज चारों दिशाओं में निकल पड़ते हैं, और जैसे ही जैक का संदेश दूसरे कबीलाई लोगों को मिलता है तो वे सभी लोग जंग के लिए एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जिनका लीडर अब जैक है। लेकिन जैक जानता है कि जंगी जहाजों का मुकाबला तीर कमान से नहीं किया जा सकता, इसीलिए वह प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा के वृक्ष के पास जाता है और उनसे मदद की गुहार लगाता है। जिसके बाद सभी लोग आसमानी लोगों से जंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं कर्नल भी अपने जंगी जहाजों को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, जो सबसे पहले इनके आत्मा के वृक्ष को टारगेट करके उसे नष्ट करना चाहता है। और इससे पहले कि वे हमला करते, सभी कबीलाई लोग मिलकर उन पर हमला कर देते हैं और उनके जहाजों को नष्ट करने लगते हैं। वहीं कर्नल के कुछ लोग जमीन पर हमला करने के लिए नीचे उतर जाते हैं, जहां उनका मुकाबला नावी के लोगों से होता है जो जमीन पर होते हैं, और उनके बीच जंग शुरू हो जाती है, जिसमें बहुत सारे नावी के लोग मारे जाते हैं। वहीं जैक अपने इकरान के पंजों से इंसानों के कई सारे जहाजों को नष्ट कर देता है, लेकिन इंसानों के पास बहुत ही आधुनिक हथियार हैं, जिनका मुकाबला करना आसान नहीं है। और ये जंग जैक के लिए मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि उसके बहुत सारे साथी मारे जा रहे थे। तभी नीटरी के इकरान को गोली लग जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद नीटरी उन सैनिकों के बीच में फंस जाती है और वे उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां बहुत ही विशाल जानवर आकर उन पर हमला कर देते हैं, जिनकी स्किन इतनी मोटी होती है कि गोलियों का असर भी उन पर नहीं होता, और वे एक एक करके सभी सैनिकों को मार देते हैं। वहीं आसमान में बहुत सारे इकरान पक्षी आकर जंगी जहाजों पर हमला कर देते हैं और उन्हें नष्ट करके नीचे गिराने लगते हैं। जिसके बाद नीटरी जैक से कहती है कि माँ एवा ने तुम्हारी सुन ली। जिसके बाद जैक कर्नल के उस प्लेन पर भी हमला करके उसे क्रैश कर देता है, जो सीधे जमीन पर आकर गिरता है। लेकिन कर्नल इस हमले में बच जाता है और वह एक बड़े से रोबोट की मदद से नीटरी पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहां जैक आ जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी कर्नल कहता है कि तुम उनमें से एक नहीं हो। जिसके बाद वह उस मशीन पर हमला कर देता है जिसके अंदर जैक होता है, और जब जैक उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह उसे पकड़ लेता है, और जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है कि तभी नीटरी तीर से हमला करके कर्नल को मार देती है, और जिसके कुछ ही देर बाद कर्नल की मौत हो जाती है। तभी नीटरी देखती है कि जैक बेहोश हो गया है, क्योंकि जैक उस मशीन से बाहर आ जाता है। दरअसल वह इस वातावरण में सांस नहीं ले पा रहा होता है, इसीलिए वह ऑक्सीजन मास्क लगाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वह मास्क नहीं लगा पाता है और बेहोश हो जाता है। अब नीटरी को कुछ समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। तभी वह उस मशीन के अंदर जाती है जहां जैक बेहोश पड़ा होता है। वह उसे अपनी गोद में उठाकर उसे ऑक्सीजन मास्क लगा देती है, जिसके बाद जैक को होश आ जाता है और वह पहली बार नीटरी को अपने इंसानी शरीर से छूकर उसे महसूस करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सामने हूँ। जिसके बाद सभी आसमानी लोगों को वापस उनकी मरती हुई दुनिया में भेज दिया जाता है। यहाँ बस उन्हीं इंसानों को रखा जाता है जिनके दिल पवित्र थे, जिन्होंने इस लड़ाई में जैक का साथ दिया था। जिसके बाद जैक को उसके इंसानी शरीर के साथ आत्माओं के वृक्ष के पास लाया जाता है, जहाँ नावी के लोग माँ ईवा से प्रार्थना करते हैं कि वे जैक की आत्मा को निकालकर उसके नावी वाले शरीर में भेज दें, और उनकी प्रार्थना सुन ली जाती है। जिसके बाद जैक अपने नावी के अवतार में जाग जाता है, यानी कि अब उसे इस शरीर में आने के लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं है। अब वह पूरी तरह से एक नावी बन चुका है जो इस वातावरण में सांस ले सकता है। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी कहानी अवतार मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप कमेंट करके बताओ
कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।